Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Vipin Dahiya, Ankit Lunia, Barkha, Jamia Zia. There are so many people who have requested for this topic and that is called situational leadership theory, जिसको हम SLT1 भी कहते हैं. SLT2 मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किया था हेल्से एंड ब्लैंकार्ड थ्योरी के नाम से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. आज हम सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड दिस थ्योरी? किसने ये थ्योरी दी थी? द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू पीपल. वन वाज कॉल्ड एज डॉक्टर पॉल हर्से, जिसने किताब लिखी थी द सिचुएशनल लीडर, एंड द अनदर पर्सन वाज केनेथ ब्लैंकार्ड. तो बेसिकली ये भी हर्से एंड ब्लैंकार्ड की ही थ्योरी है. उन्होंने ही ये पूरा मॉडल दिया है सिचुएशनल लीडरशिप का. तो उन्होंने इसको दो पार्ट में दिया था, SLT1 और SLT2. तो आज हम SLT1 के बारे में बात कर रहे हैं. और इन्होंने भी एक किताब लिखी थी दैट वाज कॉल्ड एज 1 मिनट मैनेजर. तो क्वेश्चन इज व्हाट दिस थ्योरी सेज. ये क्या ये थ्योरी कहती है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. द सिचुएशनल थ्योरी सेज दैट नो सिंगल लीडरशिप इज बेस्ट. सबसे अच्छी बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कही जाती है कि हर्से एंड ब्लैंकार्ड का यह मानना था कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल जितनी भी हमने पढ़ी है, चाहे डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, चाहे लेसेस फेयर है, ये कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो है वो परफेक्ट नहीं होती. दैट मीन्स कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए. जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करें सो दैट कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में फिट कर सके. तो उन्होंने ये कहा, द मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स आर दोज दैट आर एबल टू अडैप्ट देयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो उन्होंने कहा एक सिंपल सी थ्योरी थी. वो थ्योरी ये कहती है कोई भी लीडरशिप स्टाइल परफेक्ट नहीं होता. जिस हिसाब से सिचुएशन क्रिएट होती है उस हिसाब से अपने लीडरशिप स्टाइल को अडैप्ट करें. दैट इज द बेस्ट लीडर. अब ये जो सिचुएशन है ये कैसे कैसे वैरी कर सकती है? सिचुएशन वैरी कर सकती है कि नेचर ऑफ टास्क डिफरेंट हो सकता है, नेचर ऑफ ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके लीडरशिप स्टाइल को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. तो दैट इज द रीजन वाई कि टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन, टास्क टू टास्क, ग्रुप टू ग्रुप हमें अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना चाहिए. अब ये जो लीडरशिप स्टाइल्स उन्होंने प्रपोज किए वो कौन कौन से थे, वो कौन से चार थे, वो उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला था दैट वाज कॉल्ड एज टेलिंग, जिसको उन्होंने S1 कहा, स्टाइल 1. तो स्टाइल 1 का मतलब क्या है? इन दिस लीडरशिप स्टाइल द लीडर टेल्स पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. नाम ही है टेलिंग. टेलिंग मतलब बताना. मतलब यहां पे जो लीडर है वो लोगों को पूरे डिटेल में बताता है क्या करना है और कैसे करना है. दोनों चीजों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है. एज अ फॉलोअर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द लीडर. जो सेकंड लीडरशिप स्टाइल है दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग. अब सेलिंग का मतलब यहां पर क्या है? द लीडर सेल देयर आइडियाज एंड मैसेज टू देयर ग्रुप मेंबर्स टू बाय और कन्विंस इनटू द प्रोसेस. अब यहां पर जो लीडर है उसका रोल ये है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को कन्विंस करने की कोशिश करे. तो कन्विंस करने का मतलब क्या होता है? कि वो अपने आइडिया को सेल करे, वो अपने आइडिया को बेचे, वो अपने आइडिया को बताए कि उसका आइडिया कैसे बाकी आइडिया से बेटर है. तो अगर उसका आइडिया लोगों को बेटर लगेगा तो ऑब्वियसली जो मेंबर होंगे वो उस आइडिया को बाय कर लेंगे या वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ लीडर जो आइडिया बता रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है. सो इन दैट सिचुएशन जो मुझे लगता है जो सेलिंग वाला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आइडियाज पे लोगों को कन्विंस करना है, उनको समझाना है कि आपका आइडिया दूसरों से बेहतर कैसे है. जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग. अब पार्टिसिपेट में क्या होता है कि इन दिस लीडर ऑफर्स लेस डायरेक्शन एंड अलाउज अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू टेक मोर एक्टिव रोल इन कमिंग अप विद आइडियाज एंड मेकिंग डिसीजंस. दैट मींस यहां पर जो लीडर है वो इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करता, उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं करता, बल्कि वो सारा चीज अपने लोगों पे छोड़ता है, अपने ग्रुप मेंबर्स पे छोड़ता है और उनको वो मोटिवेट करता है क्योंकि वो अपने आइडियाज लेकर आ सकें, अपने डिसीजंस ले सकें और उनको एक्टिव रोल पार्टिसिपेशन में उनको डालने की कोशिश करता है. मोर लाइक डेमोक्रेटिक लीडरशिप कि आप पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करते हैं. और जो चौथी लीडरशिप है दैट इज कॉल्ड डेलीगेटिंग. डेलीगेटिंग मतलब लीडर जस्ट डेलीगेट द पावर्स एंड आस्क द ग्रुप मेंबर टू मेक डिसीजन एट देयर ओन एंड. जस्ट लाइक लेसेस फेयर. लेसेस फेयर की तरह यहां पर डेलीगेशन में लीडर क्या करता है? लीडर सारी पावर जो है वो ग्रुप मेंबर्स को दे देता है और उनको कहता है आप अपने लेवल पे ही सारे डिसीजंस को लो और एग्जीक्यूट करो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मिनिमम इंटरवेंशन होती है इन द पार्ट ऑफ डेलीगेशन. तो ये वो चार लीडरशिप स्टाइल्स थे जो उन्होंने सिचुएशन लीडरशिप में प्रपोज की. अब उन्होंने ये भी बताया कि यहां पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके मैच्योरिटी लेवल का भी डिफरेंस है कि वो कितने मैच्योर हैं. तो उनके मैच्योरिटी के लेवल्स को भी डिफाइन किया गया था. तो अब उसके बारे में बात करते हैं. तो यहां पर हर्से एंड ब्लैंकार्ड में बेसिकली चार तरह के लेवल्स बताए थे. द फर्स्ट वन वाज कॉल्ड एज M1. M1 का मतलब था ग्रुप मेंबर लैक नॉलेज, स्किल्स एंड विलिंगनेस. यहां पे जो ग्रुप मेंबर है ना तो उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास स्किल्स हैं,
ना उनके पास विलिंगनेस है। बेसिकली जितने भी निकम्मे और निठल्ले हैं वो आपके ग्रुप में आ गए हैं और अब वो कोई काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको टास्क का कोई आइडिया नहीं है दैट हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर टास्क। और ये लीडर के ऊपर काफी लाइबिलिटी हो जाएंगे। अगर एज अ लीडर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, वो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, इनफैक्ट उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। सेकंड जो उन्होंने कहा दैट इज कॉल्ड M2। M2 का मतलब ये था कि ग्रुप मेंबर्स आर विलिंग एंड दे हैव द enthusiasm also but they lack ability। अब यहां पर उन्होंने बोला कि यहां पर जो विलिंगनेस है वो तो है, लोग काम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, उनकी एबिलिटीज ही बड़ी पुअर है, दे आर नॉट एबल इनफ टू डू द जॉब। तो वो करना तो चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे बिकॉज वो उनके पास एबिलिटी नहीं है। ये फिर भी थोड़ा बेटर है, वो इसलिए क्योंकि कम से कम लोगों में नियत तो है काम करने की। अगर लोगों में नियत है काम करने के लिए तो एज अ लीडर आप उनको एबिलिटीज ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको सिखाया जा सकता है, उनसे काम करवाया जा सकता है। M3 की बात करते हैं। M3 में क्या होता है कि यहां पर लीडर जो है उनके पास, यहां पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास स्किल्स भी हैं, कैपेबिलिटीज भी हैं, बट दे आर अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहां पर एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। और ये काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें बहुत एबिलिटीज हैं, अगर वो अपने पे काम करने पे आ जाएं तो वो ऐसा काम कर सकते हैं जिनका कोई मुकाबला ना कर पाए। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि उनमें विलिंगनेस ही नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते। उसका रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो उसका मुझे क्या ही रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसे लोगों से मैं कई बार मिला हूं, मतलब मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक मैंने सीनियर पर्सन से मैं मिला था। मैंने कहा सर आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना कुछ है, आप क्यों नहीं आइडियाज देते, क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग करते? तो वो कहते क्या फायदा, मेरी सैलरी जितनी है मुझे तो उतना ही मिलेगा ना। दैट मीन्स एबिलिटी थी लेकिन विलिंगनेस की प्रॉब्लम है। और जो चौथा है दैट इज M4। M4 का मतलब ग्रुप मेंबर्स आर हाईली स्किल्ड एंड विलिंगनेस। ये तो मतलब एक तरह का एक ब्लेसिंग है, कंप्लीटली ब्लेसिंग एज अ लीडर कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो विलिंग भी है, स्किल्ड भी है, एबल भी है, उनके पास हर वो क्वालिटी है जो आप सोच सकते हैं कि आपके ग्रुप मेंबर्स में होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 4 तरह के मैच्योरिटी लेवल्स हैं और इन चारों मैच्योरिटी लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉइज के हिसाब से आपकी लीडरशिप वैरी करेगी। तो अब ऐसा करते हैं, मैच करते हैं, मैपिंग करते हैं कि किस तरह का हमारा लेवल होगा और किस तरह का स्टाइल होगा। तो M1 जहां पर कि सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर लीडर क्या करेगा, वो लीडर उनको बिल्कुल हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग होगी कि आपको कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, मैनुअल भी देना पड़ सकता है आपको। सो दैट इज कॉल्ड योर M1। नाउ दैट मींस दैट इज योर कंप्लीटली टेलिंग मॉडल, आपको टेलिंग मॉडल पे चलना पड़ेगा। जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड M2, जहां पर विलिंगनेस तो है लेकिन एबिलिटीज की प्रॉब्लम है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप सेलिंग करेंगे कि आप लोगों में एबिलिटीज, आप उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आइडियाज पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी विलिंगनेस है, उनको सिर्फ एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एबिलिटीज उनको दिलवा देते हैं थ्रू वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स, टू वेरियस FDP प्रोग्राम्स, MDP प्रोग्राम्स, तो उससे ऑलरेडी उनका मोरल बूस्ट हो जाएगा और वो आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जो लेवल 3 है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग का यहां पर क्या मतलब है, M3 में क्या था, M3 में था कि एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस की प्रॉब्लम है, काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज उनको लगता है कि उनके काम को वैल्यू नहीं मिल रही, उनके काम को, कंट्रीब्यूशन को कोई काउंट नहीं कर रहा। तो उससे बेटर है कि आप उनको पार्टिसिपेट कराएं एज अ लीडर, आप उनकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएं, उनको पार्टिसिपेट कराएं इन द प्रोसेस। अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली उनमें काबिलियत तो ऑलरेडी है, वो काम भी अच्छा करके दिखाएंगे, विलिंगनेस भी आ जाएगी। उनमें से काफी लोगों को अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर ले आए, फिर देखिए आप उनकी परफॉर्मेंस को, अगर आप उनकी अकाउंटेबिलिटी ऐड करते हैं, उनको थोड़ा चैलेंजिंग काम दे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल काम दे, आप देखिए वो कितना अच्छा काम करते हैं। और जो फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड M4, मतलब जहां विलिंगनेस भी है और जहां पर एबिलिटी भी है, तो वहां आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस डेलीगेट कर दें काम को, लोग अपने आप ही बढ़िया काम करके दे देंगे। तभी हमेशा कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को चुन कर लाएं, परख कर लाएं, ऐसे लोग लाएं जिनमें विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, सो दैट कि आपका काम मिनिमम हो जाए। अदरवाइज अगर आप जैसा इनपुट डालेंगे वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसके क्या बेनिफिट्स थे, ये जो थ्योरी इन्होंने प्रपोज की, इसके क्या बेनिफिट्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये था कि काफी फ्लेक्सिबल है ये मॉडल, क्योंकि यहां पर लीडर को कहा जाता है कि सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और बेस्ड ऑन द एनालाइजेशन ऑफ द सिचुएशन आप उस हिसाब से अडेप्ट करके अपने लीडरशिप को फॉलो कराएं। बिकॉज आपके जो टाइप ऑफ फॉलोअर है वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फायदा था, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो सेकंड बेनिफिट है कि आपको डिफरेंट वेज मिलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप टेलिंग से कर सकते हैं, सेलिंग से कर सकते हैं, डेलीगेशन से कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन से कर सकते हैं, कोई भी मॉडल यूज किया जा सकता है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
और तीसरा कि ये कंसिडरेशन लेता है किसी भी डायनेमिक सोशल सिचुएशंस का, कि किसी भी तरह का सोशल चेंज या सिचुएशनल चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है इन द मिडवे ऑल्सो, बिकॉज ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था। तो ये इसके 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। आई होप कि आपको SLT1 समझ में आ गया होगा। SLT2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वो वाला वीडियो भी जरूर देख लें ताकि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।